जय नारायण बच्चों। आज हम लोग पूरक पुस्तक कृतिका से दूसरा पाठ जॉर्ज पंचम की नाक पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं कमलेश्वर। तो बच्चों, लेखक का एक संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। लेखक कमलेश्वर नई कहानी के प्रमुख रचनाकार हैं। इनका जन्म सन 1932 में उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए करने के पश्चात तथा पत्रकारिता से अत्यधिक लगाव होने के कारण इन्होंने सारिका, दैनिक जागरण तथा दैनिक भास्कर जैसी पत्रिकाओं का संपादन कार्य किया। कमलेश्वर की प्रमुख रचनाओं में हैं मांस का दरिया, कस्बे का आदमी, तलाश, कितने पाकिस्तान इत्यादि। इनकी रचनाओं में उर्दू, अंग्रेजी तथा आंचलिक शब्दों का प्रयोग अत्यधिक मिलता है। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार व भारत सरकार के पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। इनका निधन 27 जनवरी 2007 को दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। बच्चों, अब पाठ की रूपरेखा को जान लेते हैं। नाक, जो कि इज्जत का प्रतीक मानी जाती है, इस संदर्भ के माध्यम से लेखक ने व्यंग करते हुए सत्ता एवं सत्ता से जुड़े सभी लोगों की मानसिकता को प्रदर्शित किया है, जो अंग्रेजी हुकूमत को कायम रखने के लिए भारतीय नेताओं की नाक काटने को तैयार हो जाते हैं। लेखक ने इस रचना के माध्यम से बताया है कि रानी का भारत आगमन महत्वपूर्ण विषय है, जिसके लिए जॉर्ज पंचम की नाक मूर्ति पर होना अनिवार्य है, क्योंकि वह रानी के आत्मसम्मान के लिए अनिवार्य है। इसके साथ यह रचना पत्रकारिता जगत के लोगों पर भी व्यंग करती है एवं सफल पत्रकार की सार्थकता को भी उजागर करती है। इसमें सरकारी तंत्र का लोगों द्वारा रानी के सम्मान में की गई तैयारियों का वर्णन किया गया है। बच्चों, आप पाठ के मुख्य बिंदुओं के अनुसार पाठ के सार को समझते हैं। रानी एलिजाबेथ का भारत आगमन। बात उन दिनों की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के संग भारत पधारने वाली थी। रोज रोज अखबारों में उनके शाही दौरे की खबरें छपती थीं। एलिजाबेथ के दर्जी उनकी वेशभूषा तय करने के बारे में परेशान थे। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें भारतीय अखबारों में छपती थीं कि रानी ने हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है, जिस पर 400 पाउंड का खर्च आया है। रानी की जन्मपत्री, प्रिंस फिलिप के कारनामे, उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों के साथ साथ शाही महल के कुत्तों की भी तस्वीरें छप गईं। रानी के आगमन को लेकर पूरे भारत में सनसनी थी। आखिरकार जो रानी 5,000 रुपये का सूट पहनकर आने वाली है, उसके स्वागत में कुछ तो धूमधाम होनी चाहिए। देखते देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। सड़कें जवान हो गईं, इमारतें सुंदरियों की भांति सज गईं। नई दिल्ली में जॉर्ज पंचम की नाक की समस्या। नई दिल्ली में एक बड़ी मुश्किल जो सामने आ रही थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। किसी समय इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। अखबारों के पन्ने रंग गए थे। राजनीतिक पार्टियां इस बात पर बहस कर रही थीं कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। कुछ पक्ष में थे तो कुछ विरोध कर रहे थे। आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे।
किंतु एक दिन इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लॉट अर्थात मूर्ति की नाक एकाएक गायब हो गई। बावजूद इसके कि हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात थे और गश्त लगती रही, फिर भी लॉर्ड की नाक चली गई। रानी के आने की बात सुनकर नाक की समस्या बढ़ गई। देश के शुभचिंतकों की एक बैठक हुई जिसमें हर व्यक्ति इस बात पर सहमत था कि अगर यह नाक नहीं रही तो हमारी भी नाक नहीं रह पाएगी। इसलिए एक मूर्तिकार को फौरन दिल्ली बुलाकर मूर्ति की नाक लगाने का आदेश दिया गया। मूर्तिकार ने जवाब दिया कि नाक तो लग जाएगी, किंतु मुझे इस लाट के निर्माण का समय और जिस स्थान से यह पत्थर लाया गया है उसका पता चलना चाहिए। एक क्लर्क को इसकी पूरी छानबीन करने का काम सौंपा गया। क्लर्क ने बताया कि फाइलों में कुछ भी नहीं है। एक विशेष कमेटी का गठन, नाक लगाने के लिए एक कमेटी बनाई गई और उसे काम सौंपा गया कि किसी भी कीमत पर नाक लगनी चाहिए। मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने कहा कि पत्थर की किस्म का पता नहीं चला तो कोई बात नहीं, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाकर ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। मूर्तिकार द्वारा किए जाने वाले प्रयास। मूर्तिकार ने हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे किए, किंतु असफल रहा। उसने बताया कि इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला, यह पत्थर विदेशी है। सभापति ने कहा कि विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? मूर्तिकार ने इसका हल निकालते हुए कहा कि यदि यह बात अखबार वालों तक न पहुंचे तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे देश में अपने नेताओं की मूर्तियाँ भी हैं। यदि आप लोग ठीक समझें तो जिस मूर्ति की नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे लगा दिया जाए। सभी को लगा कि समस्या का असली हल मिल गया। मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। उसने पूरे भारत का भ्रमण करके दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, गांधी जी, सरदार पटेल, गुरुदेव रवींद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन रॉय, चंद्रशेखर आज़ाद, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, भगत सिंह आदि की लाटों को देखा, किंतु वे सब उससे बड़ी थीं। मूर्तिकार ने बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियों की नाक भी देखी, किंतु वे भी उससे बड़ी थीं। मूर्ति पर जीवित व्यक्ति की नाक लगाने का विचार। राजधानी में रानी के लिए सब तैयारियां पूरी हो गई थीं। जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया था, रोगन लगाया गया था, किंतु नाक नहीं थी। अचानक मूर्तिकार ने एक हैरत अंगेज विचार व्यक्त किया कि 40 करोड़ लोगों में से कोई एक जिंदा नाक काटकर लगा दी जाए। कमेटी ने इसकी जिम्मेदारी मूर्तिकार को सौंप दी। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है। इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट को नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया और ताज़ा पानी डाला गया ताकि मूर्ति को लगने वाली जिंदा नाक सूखने ना पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। ये सब तैयारियां भीतर ही भीतर चल रही थीं। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। आखिर एक दिन जॉर्ज पंचम की नाक लग। समाचार पत्रों की भूमिका।
अगले दिन अखबारों में खबरें छापी गईं कि जॉर्ज पंचम की लाट को जो नाक लगाई गई है वह बिल्कुल असली जैसी लगती है। उस दिन के अखबारों में एक बात और गौर करने की थी। उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट नहीं किया गया था, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का चित्र भी नहीं छपा था।